तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है इस सेशन में, जो कि लिनक्स यूनिक्स फैमिली के ऊपर बेस्ड है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, आई प्रॉमिस। बिकॉज आज हम इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ेंगे, रेदर मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। बिकॉज लिनक्स यूनिक्स पे तो यार मेजोरिटी ऑफ जितनी भी ऑडियंस है वो ऑलरेडी काम कर रही है या करेगी जो भी फ्यूचर में। तो लिनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही बहुत फेमस है। तो आज मैं आप लोगों को लिनक्स नहीं सिखाऊंगा, वो आपको मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह आता है। ठीक है, आज मैं आपको लिनक्स और यूनिक्स से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा। ठीक है, 1 सेकेंड। तो मैं आज आपको लिनक्स और यूनिक्स से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा कि लिनक्स और यूनिक्स फैमिली कहाँ से स्टार्ट हुई है, और आज जो हम 2021 में हैं तो आज की डेट में लिनक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या एडवांसमेंट हो रहा है, जो कि हमें एज ए यूज़र जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं डायरेक्टली एजेंडा के ऊपर आता हूँ। आज के सेशन का जो फर्स्ट एजेंडा है, हिस्ट्री ऑफ यूनिक्स एंड लिनक्स फैमिली। उसके बाद हम बात करेंगे जीएनयू मूवमेंट। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस सेशन क्लाउड का अटेंड किया हुआ है जिन लोगों ने, तो उन्होंने बार बार ये देखा होगा कि मैं जीएनयू वर्ड काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ किया है। तो आज हम बात करेंगे जीएनयू मूवमेंट एक्चुअली में है क्या। उसके बाद हम बात करेंगे कि कर्नल क्या होता है, क्या लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या वो एक कर्नल है, हम इसकी भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि आज की डेट में लिनक्स के ऊपर बेस्ड कितने ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। देन हम बात करेंगे कि सेंट ओएस इतना पॉपुलर क्यों है, क्यों हर कोई सेंट ओएस की ही बात करता है, क्यों हर कोई चाहता है कि वो सेंट ओएस के ऊपर ही अपना प्रोडक्शन सेटअप इंस्टॉल करे। सेंट ओएस का रोड मैप क्या है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अचानक सडन डेथ ऑफ सेंट ओएस, जो कि इसी साल हो रही है दिसंबर 2021 के अंदर। तो इस साल दिसंबर 2021 ऑनवर्ड्स सेंट ओएस जो है वो अब आगे नहीं आएगा रिलीज़ कोई भी फर्दर। तो जो ये गैप क्रिएट होगा सेंट ओएस के डेथ की वजह से, तो उस गैप को कौन फुलफ़िल करेगा, तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो मैं क्विकली स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। ठीक है, जितने लोगों ने ज्वाइन किया थैंक यू वेरी मच, और जितने लोग अभी ज्वाइन करेंगे, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है और ये आपको अवेलेबल होगा, बाद में आपको ये सेशन की कॉपी मिलेगी। ठीक है, तो सीधा बात करते हैं यूनिक्स। यूनिक्स सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था वो था यूनिक्स का 1964 में। बेल लेबोरेटरी ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसके अंदर वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते थे। उस ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस क्या था कि उस टाइम की जो मशीन्स थी, ठीक है, उस टाइम की मशीन्स को आप कैसे उसके ऊपर सॉफ्टवेयर रन कर सकते हो, तो उसके लिए आपको चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उस टाइम पे जो है बेल लेबोरेटरी ने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। लेकिन 1969 में बेल लेबोरेटरी ने वो कॉन्सेप्ट को विड्रॉ कर लिया और उन्होंने उस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि अब हमें इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना है। एट द सेम टाइम दो प्रोफेसर थे जिनका नाम है डेनिस रिची एंड केन थॉमसन। तो आप में से जितने भी लोग आईटी बैकग्राउंड से हैं, आईटी या सीएस बैकग्राउंड से, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि ये बहुत ही फेमस ऑथर्स हैं। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं आईटी के ऊपर, आईटी एंड कंप्यूटर के ऊपर। उनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है यूनिक्स। यूनिक्स का एक्चुअल जो ओरिजिनल नेम था वो था UNICS, नॉट एक्स, एक्स नहीं था, वो CS था। यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विसेज, जो कि एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम था। फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि 1975 में उसका 6th रिलीज़ लॉन्च किया गया था, जो कि एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब आप देखो 1975 में एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। इमीडिएटली यूनिक्स के लॉन्च होते ही वो इतना फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम उस टाइम का था कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी उस टाइम की, जैसे कि IBM, सन, एप्पल, HP, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इमीडिएटली यूनिक्स के ऊपर अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया। तो जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये नाम सुना होगा, IBM AIX, सन सोलारिस, मैक OS, HP UX, और बहुत सारे लोगों ने शायद काम भी किया हुआ इसके ऊपर। ठीक है, मैं डिटेल में इन सेशन से ये नहीं बताऊंगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या हैं। हाई लेवल पे हम ये जानते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूनिक्स के ऊपर बेस्ड है और इनमें से कोई भी फ्री नहीं है। ठीक
ठीक है, इनमें से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री नहीं आता है। तो आप ये देखें कि जो कॉन्सेप्ट इनिशियली लॉन्च किया गया था एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो इन टेलीकॉम आई मीन इन बड़ी कंपनियों ने उसको कन्वर्ट कर दिया, लेवरेज कर दिया एज अ देयर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। इन्होंने अपने अपने फ्लेवर्स बनाए। तो अभी क्या हुआ कि 1991 का जो टाइम था, 90s का, वो एक ऐसा दौर था जिस टाइम पे फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट नाम से एक मुहिम चल रही थी, एक मूवमेंट चल रहा था, जिसका पर्पज़ ये था कि यार जो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, सभी का हक होता है इन सॉफ्टवेयर्स को एक्सेस करने का। उस टाइम पे जितने भी मेजर कंपनीज थे उनके, आप जो भी सॉफ्टवेयर्स को आप मान लो यूज़ करना चाहते हो तो आपको पे करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए आपको पे करना पड़ता है। एवरी सॉफ्टवेयर आप जो भी यूज़ करते हो, इवन आज भी अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम आप जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अगर आप मानो कि आपको एक वीडियो एडिट करना है, आपको किसी भी तरीके का कोई काम करना है, कोई भी प्रॉपर आई मीन आई कैन से कमर्शियली और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको मेजोरिटी केसेस में आपको सॉफ्टवेयर्स नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसी सेम प्रॉब्लम एक स्टूडेंट के साथ आई थी 1991 में। तो 1991 में एक स्टूडेंट था जिसका नाम था लाइनस टोरैल्ड, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट था, इसको क्या करना था, इसको यूनिक्स पढ़ना था। तो इसने जो है यूनिक्स पढ़ने के लिए इसने बोला कि मुझे यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो इसने इन चारों वेंडर्स का पता किया, तो इसे ये पता लगा कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ये बहुत कॉस्टली है। उस टाइम पे भी लगभग 5000 यूएस डॉलर्स में ये ऑपरेटिंग सिस्टम मिलते थे। सोचो अब 90s की बात कर रहा हूँ मैं, आज भी कितनी वैल्यू होती है इस अमाउंट की। तो एक सेकंड यार, मैं ना, मुझे लगता है कि कोई है जो शायद म्यूट पे नहीं है। तो मैं म्यूट कर देता हूँ, सॉरी। तो लाइनस टोरैल्ड जो था, इसने देखा कि कितना बड़ा इशू है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम उसे नहीं मिल पा रहा है पढ़ने के लिए। देन उसने डिसाइड किया कि वो जो है इस पे कुछ ना कुछ करेगा। तो लाइनस टोरैल्ड ने एक ऑलरेडी प्रोफेसर और हैं जिनका नाम है एंड्रयू टेननबॉम, ठीक है। आज जितने भी आईटी सीएस बैकग्राउंड के लोग हैं ये सब को रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये जो ऑथर हैं इनने भी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं आईटी और सीएस के लिए। इन्होंने अपने टाइम पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जिसका नाम था मिनी एक्स। वो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक बहुत ही बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम था। आप ये कह सकते हो एक तरीके से एक कर्नल था जो बहुत बेसिक काम करता था। तो लाइनस टोरैल्ड ने इस मिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ा, उसको समझा, और उसके बाद लाइनस टोरैल्ड ने एक कर्नल बनाया जिसका नाम उसने रखा लाइनेक्स कर्नल। उसके नाम के ऊपर उस कर्नल का नाम रखा गया लाइनेक्स। तो ये जो एक्स जो वर्ड है ये एक्चुअली आपका, जैसे यूनिक्स में, ये यूनिक्स ओरिजिनली जो था वो UNICS था, बट उसको बाद में यूनिक्स के नाम से जाना गया। ऐसे ही लाइनस ने अपना जो कर्नल बनाया था उसने उसको लाइनेक्स नाम से पॉपुलर किया। पर प्रॉब्लम थी एक सामने। प्रॉब्लम क्या थी कि वो एक कर्नल था, ठीक है। अब एक कर्नल और एक ऑपरेटिंग सिस्टम दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, आपको बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा। कैसे? ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्लीट पैकेज होता है। पैकेज मीन्स कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर कर्नल एक बहुत ही मेजर और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे कि एक गाड़ी के अंदर एक इंजन बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है, बट सिर्फ एक इंजन से आप एक कार नहीं चला सकते, आपको और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। तो कर्नल इज़ द कोर कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस एडिशनल सॉफ्टवेयर। एडिशनल सॉफ्टवेयर का मतलब यूज़र सॉफ्टवेयर नहीं होता है। एडिशनल सॉफ्टवेयर का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड सॉफ्टवेयर। उनको जब आप कंपाइल कर देते हो एक सिंगल पैकेज में, देन आप उसको बोलते हो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नाउ आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में लाइनेक्स कर्नल प्लस GNU सॉफ्टवेयर से मिलके बना हुआ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लाइनेक्स इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स इज़ अ कर्नल। और अगर आप उसके साथ GNU के सॉफ्टवेयर मिला देते हो तो वो फिर एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है, जिसको हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और ये बहुत ही फेमस है आज की डेट में। टिल डेट लाइनेक्स इज़ वेरी फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम, और मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा कि क्यों है ऐसा फेमस, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये GNU वर्ड की। तो GNU वर्ड पे जाने से पहले मैं आप लोगों को जस्ट एक बार रिकैप करा देता हूँ कि यूनिक्स जो है वो सबसे पहले 1969 से स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट, जो कि 1975 में पहला रिलीज़ आया था यूनिक्स का। और यूनिक्स
के बेस्ड जो है IBM, सन, एप्पल, HP ने अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए थे। तो यूनिक्स फैमिली के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो IBM AIX, सन सोलारिस, मैक OS, उसके बाद आपका HP UX, ये सब के सब जो है यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन 1991 में लाइनस टोरेल्ड ने एक लाइनक्स कर्नल बनाया था। उस लाइनक्स कर्नल को GNU सॉफ्टवेयर के साथ ऐड करके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जन्म हुआ था। तो इस तरीके से लाइनक्स और यूनिक्स की फैमिली स्टार्ट हुई है। तो लाइनक्स यूनिक्स से नहीं आया है, हाँ लाइनक्स का कॉन्सेप्ट यूनिक्स से आया है, जो इनिशियली आपका क्या कहते हैं डेनिश रिची और कैन थॉमसन ने बनाया था। तो उनके कॉन्सेप्ट को दोबारा से रीयूज़ किया गया और उसको फिर एज अ फ्री सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट के थ्रू लाइनक्स बनाया गया है। तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाना चाहूँगा जिसका नाम है GNU सॉफ्टवेयर। ठीक है, GNU सॉफ्टवेयर से पहले हम एक बार कर्नल के ऊपर बात कर लेते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है। कर्नल एक्चुअली में होता क्या है, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन बॉक्स है वो आपके होता है फिजिकल हार्डवेयर। तो फिजिकल हार्डवेयर मतलब कि आप जैसे एक सर्वर बोलते हो या आप अपना कंप्यूटर बोलते हो, लैपटॉप बोलते हो, तो लैपटॉप के अंदर आपका प्रोसेसर होता है और रैम होती है। ठीक है, जो मेजर इंग्रेडिएंट माने जाते हैं आपके सिस्टम के। इन सभी हार्डवेयर्स को कंट्रोल करने के लिए हम उसके ऊपर एक लेयर बिछाते हैं जिसको कि हम कर्नल कहते हैं। तो कर्नल एक ऐसा इंटरमीडिएट लेवल है जो आपके OS यूज़र्स प्लस आपके हार्डवेयर को कनेक्ट करता है। तो आप जो ऊपर से जब एप्लीकेशन से कोई कमांड देते हो और वो एक्चुअली जब एग्जीक्यूट होता है हार्डवेयर पे जाके, तो बीच में कहीं ना कहीं कर्नल आता है। तो ये आप देख सकते हैं एक बॉक्स है जिसके अंदर कर्नल, फिजिकल लेयर के ऊपर आपका कर्नल आता है, कर्नल सॉफ्टवेयर। कर्नल के ऊपर आपका OS स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो OS स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कर्नल सबसे कोर कंपोनेंट होता है आपके हार्डवेयर का, जो कि आपके रैम, CPU को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ वो OS की जो टॉप लेयर होती है उसको इंटरेक्ट करता है, और ऊपर से जो भी कमांड्स आती हैं यूज़र के पास, वन सेकेंड, ऊपर से यूज़र से जो भी कमांड्स आती हैं उन सारी कमांड्स को एग्जीक्यूशन कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है आपकी कर्नल की। तो अगर मैं आपको एक जेनरिक स्टेटमेंट दूं तो OS इज इक्वल टू कर्नल प्लस OS स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर एंड टूल्स। तो अगर आप कर्नल प्लस जो एडिशनल सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको आप जोड़ के एक पैकेज बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड इट इज़ ट्रू फॉर विंडोज़ एंड इट इज़ ट्रू फॉर एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि वो विंडोज़ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, विंडोज़ का अपना खुद का कर्नल है जिसको बोलते हैं हम विंडोज़ एंटी कर्नल, प्लस जो विंडो के अपने सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको कंबाइन करके वो एक कंप्लीट विंडोज़ 10, विंडोज़ 7 या विंडोज़ पर्टिकुलर रिलीज़ वो मार्केट में मतलब ऑफर करते हैं। ऐसे ही जब आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हो तो लिनक्स का कर्नल प्लस सॉफ्टवेयर मेक्स लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स का कर्नल प्लस सॉफ्टवेयर वो आपका एक यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। तो आप ये चीज़ समझ लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कर्नल प्लस सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये दो चीज़ों से मिलके आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। गोइंग फॉरवर्ड अब मैं GNU मूवमेंट की बात करता हूँ, जिसके बारे में मैंने पिछले अपने सेशन में बहुत बात करी थी कि GNU मूवमेंट। अब GNU मूवमेंट से पहले मैं आपको GNU की फुल फॉर्म बता देता हूँ, क्योंकि सबके मन में डाउट होगा ना यार GNU क्या होता है। तो देखो GNU जो है, GNU एक यूनिक्स के जैसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स के ऊपर बेस्ड कह सकते हो आप। एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका जो देखो क्या होता है ना, प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था रिचर्ड स्टैलमैन ने GNU नाम से। GNU ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो उनके माइंड में क्या था, उनके माइंड में ये था कि GNU उस टाइम पे 90s की सीरीज़ में सॉफ्टवेयर को लेके पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रांति चल रही थी। सबका ये मानना था कि सॉफ्टवेयर जो है वो फंडामेंटली राइट है सभी का यूज़ करने का। अब देखो फंडामेंटली राइट का मतलब क्या होता है। फंडामेंटली का राइट का मतलब ये होता है कि एक इस यूज़र है जो किसी सॉफ्टवेयर को रन करता है। ठीक है, आपने जैसे मान लो विंडोज़ यूज़ किया है, आप आउटलुक यूज़ करते हो, तो आप उसको अपने सिस्टम पे चला सको, रन कर सकते हो, इसकी आज़ादी होनी चाहिए आपके पास।
आपको आज़ादी होनी चाहिए उसे कॉपी करने की, कि आप उसको कॉपी करके किसी और को दे सको। मान लो मेरे पास आउटलुक है या विंडोज़ है, तो मैं अपने फ्रेंड को आउटलुक क्यों नहीं दे सकता, या मैं अपने फ्रेंड को विंडोज़ क्यों नहीं दे सकता, मैं अपनी कॉपी उसे क्यों नहीं दे सकता यूज़ करने के लिए। या मैं चाहता हूँ उसको पढ़ना, मैं बोलता हूँ मुझे विंडोज़ स्टडी करना है कि विंडोज़ कैसे काम करता है, इसके साथ साथ मैं उसमें चेंजेस करना चाहता हूँ। मतलब ये कि मैं चाहता हूँ कि इसके कोड को मैं चेंज करूँ, और उसके साथ साथ मैं इम्प्रूवमेंट भी करूँ कि जो वो सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है, मान लो मैं माइक्रोसॉफ्ट से कहता हूँ कि मैं आपको को ऑफ़र करना चाहता हूँ कि मेरी नॉलेज को यूज़ करके इस सॉफ्टवेयर को और इन्हेंस किया जाए। लेकिन ये एक ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, आपको पता है आज के टाइम में भी। आप अगर विंडोज़ ख़रीदते हो तो आप सिर्फ़ और सिर्फ एक सिंगल मशीन पे उसे रन कर सकते हो, क्योंकि उसका होता है लाइसेंस। आपको लाइसेंस का प्राइस पे करना पड़ता है, और आप उस सॉफ्टवेयर को किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही यूज़ कर सकते हो, आप उसके कोड को नहीं पढ़ सकते, उसके कोड को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए जो ये फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसका गोल क्या था कि इट इज़ नॉट अबाउट प्राइस। ऐसा नहीं है कि मैं पे नहीं कर सकता $5,000 और $10,000, मैं पे कर सकता हूँ, लेकिन इट इज़ अ मैटर ऑफ लिबर्टी। क्या मुझे आफ्टर पेइंग 5,000 क्या मुझे इतना फ्रीडम है कि मैं उसको कोड को पढ़ सकता हूँ, या मैं उसको कोड को चेंज कर सकता हूँ, या मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ फर्दर। मैंने उसे ख़रीदा है तो मैं उसे आगे दे सकता हूँ अपने किसी भी फ्रेंड को, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था, अभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए एक मूवमेंट शुरू किया गया था, जीएनयू। तो जीएनयू का जो प्रोजेक्ट के जो ओनर थे, उन्होंने बोला कि जीएनयू इज़ नॉट यूनिक्स। जीएनयू इज़ नॉट यूनिक्स का मतलब क्या है कि जो हालत यूनिक्स की हुई थी, वो हालत वो नहीं चाहते कि दोबारा से किसी और के साथ हो, क्योंकि यूनिक्स का कॉन्सेप्ट ही था फ्री सॉफ्टवेयर, और उस सॉफ्ट कॉन्सेप्ट को ही ख़त्म कर दिया गया। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि जीएनयू इज़ नॉट ए यूनिक्स, हम इसका लाइसेंस अपने यूज़र को दे रहे हैं कि आप इसके एक एक कंपोनेंट को ब्रेक करके कहीं भी रीयूज़ कर सकते हो, किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इवन आप उसको कॉमर्शियली यूज़ कर सकते हो। तो GNU सॉफ्ट ओएस के अंदर से आप कुछ भी निकाल सकते हो, और उसको निकाल के आप क्या कर सकते हो, अपने एक अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो। मतलब अगर मैं इसी को देसी भाषा में बोलूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक कर्नल प्लस सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। कर्नल, मान लो लिनक्स का कर्नल ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, रेड हैट के पास है, और भी बहुत सारी कंपनीज़ के पास का रेड हैट कर्नल अवेलेबल है। आप उस कर्नल को लेके, और उस साथ में आप GNUs को लेके आप खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो। इमेजिन कि आप खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो, एंड इट इज़ फिजिबल टेक्निकली एंड फिजिबल फ्रॉम लाइसेंस पॉइंट ऑफ व्यू। लीगली आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो आप लिनक्स का कर्नल ले सकते हो, सोर्स ओपन सोर्स कोड है। आप क्या कहते हैं, GNU के सॉफ्टवेयर्स भी ले सकते हो, बिकॉज उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्लियरली एज यूज़र्स को फ्रीडम दे रखी है कि आप इसको यूज़ करो। इवन आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओ और आप उसको कॉमर्शियली यूज़ करो, आप बेचो, हम उसमें आपको रोकेंगे नहीं। तो ये मूवमेंट था GNU मूवमेंट। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या है, जो मैं आपसे लास्ट सेशन में बहुत बोलता था, GNU मूवमेंट। तो दिस इज़ द GNU मूवमेंट। और फर्दर आपको अगर जानना होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या आप मुझसे बात कर सकते हो आफ्टर दिस सेशन, मैं आपको और इन्फॉर्मेशन इसमें दे दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जंप करते हैं लिनक्स के ऊपर, क्योंकि अब जो कोई यूनिक्स के ऊपर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम 4-5 थे, वो अभी भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं वो ख़त्म हो गए हैं। देखो, एप्पल अभी भी अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ करता है, ठीक है, सन सोलारिस अभी भी ज़िंदा है, तो ख़त्म कुछ भी नहीं हुआ है। लिनक्स के आने के बाद से ओपननेस आई है, फ्रीडम की जो बात होती थी वो एक्चुअली फिजिबल हो रही है। कैसे? लिनक्स का जो कर्नल था वो आपको मैंने बताया कि लाइनस टोरेल्ट ने बनाया था, जिसके ऊपर ये लिनक्स का कर्नल बना है पूरा, ठीक है। अब एक कंपनी है जो कि वर्ल्ड वाइड लीडर है लाइनक्स के अंदर, या मैं ये कहूँ दूसरे शब्दों में तो टेक्नोलॉजी के अंदर लीडर है, डेट इज़ रेड हैट। रेड हैट एक ऐसी कंपनी है जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहती है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके आज की डेट में सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अगर लाइनक्स का मार्केट में अगर कोई अवेलेबल है, दैट इज़ रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स आप सभी लोगों ने काम किया हुआ है, मेजोरिटी ऑफ लोगों ने रेड हैट लिनक्स पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, इवन आज भी काम करते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो रेड हैट ने बनाया है, जो कि वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है।
और ये कहा जाए तो कॉमर्शियल लेवल पे कंपनीज जो अपने प्रोडक्शन में रेड हैट को प्रिफर करती हैं सबसे ज़्यादा। पर एक प्रॉब्लम है इसके अंदर। प्रॉब्लम क्या है कि ये लाइसेंस बेस्ड है, फ्री नहीं है। मतलब क्या है कि आप रेड हैट का एंटरप्राइज जो एडिशन है लिनक्स का, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रीली, इंस्टॉल भी कर सकते हो आप फ्रीली, आप उसे चला भी सकते हो फ्रीली। लेकिन अगर आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम में कभी कोई प्रॉब्लम आई तो आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। तो आप समझो है, आप एक प्रोडक्ट के डेवलपर हो, आपने एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाया जो कि कमर्शियली बहुत हिट है, और उस प्रोडक्ट का जो बेस है वो है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, और एक दिन अचानक प्रोडक्शन में आउटेज आ गई। किसी को समझ में नहीं आया क्या इशू था, वो एक बग निकला, बट वो बग था ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम में बग है तो आप किसके पास जाओगे? बिकॉज यू आर अ प्रोडक्ट डेवलपर, यू आर नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर। तो आप रेड हैट के पास जा सकते हो क्योंकि आपने एंटरप्राइज एडिशन लिया हुआ है, आपने लाइसेंस लिया हुआ है। लेकिन किसी और केस में आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उसका कोई ओनर नहीं है। अगर उसका कोई ओनर नहीं होगा तो आपको हेल्प कौन करेगा? तो इसलिए मार्केट में जो एक बोले हम अगर कहें तो एक एकोसिस्टम बना हुआ है। वो एकोसिस्टम क्या है? एकोसिस्टम ऐसा है कि लिनक्स की, मैं रेड हैट की बात कर रहा हूँ, रेड हैट के चार चार ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम तो खैर मैंने गलत बोल दिया है। चार मतलब स्ट्रीम्स हैं। स्ट्रीम्स का मतलब आप समझते हो, चार अलग अलग स्ट्रीम्स हैं जो रेड हैट कंपनी चलाती है। रेड हैट कंपनी चलाती है। सबसे पहला जो स्ट्रीम है डैट इज़ कॉल्ड फेडोरा। फेडोरा एक कम्युनिटी है, ठीक है, कम्युनिटी है जो लिनक्स के ऊपर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, जिसने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जिसका नाम है फेडोरा। अब फेडोरा को कभी भी कोई कम्युनिटी आती है ना, तो वो हमेशा चैरिटी से चलती है, क्योंकि कम्युनिटी के पास पैसा नहीं होता है, कंपनीज के पास पैसा होता है। रेड हैट के पास RHEL है, ठीक है, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। वो आप, क्योंकि कंपनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड बेचती है, आप लोगों से खरीदते हो, खरीदने के बाद आप उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप कंपनी से वापस बात करते हो, तो कंपनी उसमें से रेवेन्यू जनरेट करती है, राइट। लेकिन एक कम्युनिटी जब बनती है तो वो कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं करती। आप उनका ऑपरेटिंग सिस्टम जब इस्तेमाल करते हो तो आपको जो भी प्रॉब्लम आती है वो आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन वो आपसे कोई चार्ज नहीं करते, फ्री ऑफ चार्ज। चैरिटी कहो, कम्युनिटी का जो मेन जो मिशन है वो है फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट को ज़िंदा रखना, कि हम कॉन्टिन्यूसली ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट को देते रहेंगे जो फ्री हों। पर लोगों के माइंड में जब प्रोडक्शन पे जाते हैं तो वो कॉशियस होते हैं कि नहीं, अगर मैं एक ऐसे चैलेंज में फंसा जहाँ पे मेरे पास बग आता है और मेरा प्रोडक्शन इम्पैक्ट होता है, तो क्या मुझे हेल्प मिलेगी? अगर वो हेल्प मुझे किसी कम्युनिटी से मिलती है तो इट इज़ फाइन, अदरवाइज मैं ऐसे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं करूँगा जहाँ पे मुझे कोई हेल्प ना मिले। तो लोग रेड हैट लिनक्स को प्रेफर करते हैं, लेकिन कम्युनिटी बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी इक्वली प्रेफर्ड किए जाते हैं। अब इसमें जो पहली लाइन थी फेडोरा, ठीक है, फेडोरा एक कम्युनिटी है और ये बहुत ही इनोवेटिव फीचर्स बनाते हैं। ये आप मान के चलो कि फेडोरा के अंदर ऐसे ऐसे कमांड्स आपको मिलेंगे, ऐसे ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो कि आपको रेड हैट लिनक्स में बहुत सालों के बाद मिलेंगे आते हुए, क्योंकि रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स एक बहुत ही स्टेबल रिलीज़ है। रेड हैट उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करता है बिल्कुल भी। कोई भी नया रिलीज़ तब आता है जब वो बहुत ही ज़्यादा थॉरोली टेस्टेड होता है, सब कुछ मतलब एक सर्टिफाइड हो जाता है कि यस इट इज़ ओके टू गो फॉर प्रोडक्शन, देन ओनली रेड हैट एंटरप्राइज रिलीज़ होता है। लेकिन फेडोरा क्या करता है? फेडोरा जो रिलीज़ करता है वो नए नए फीचर्स ऐड करता है, एंड बिकॉज फेडोरा कम्युनिटी को रेड हैट स्पॉन्सर करता है, रेड हैट उनका मेन स्पॉन्सर है, वो उनको पे करता है, पे इन द सेंस कि वो उनको चैरिटी करता है, उनको पैसे देता है कि आप नए नए डेवलपमेंट्स करो, और आपके जो नए डेवलपमेंट्स होंगे उनको मैं अपने एंटरप्राइज एडिशन में ऐड करूँगा। तो रेड हैट उनको एडॉप्ट करता है। तो रेड हैट को क्या फ़ायदा होता है? रेड हैट को फ़ायदा ये है कि वो एक वन एंड पे वो एक चैरिटी भी कर रहा है, कम्युनिटी जो है फ्री डेवलपर्स की उनको सपोर्ट कर रहा है, साथ के साथ वो क्या कर रहा है, वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी वो नई नई चीज़ें ऐड करता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करेगा कि वो 1 और 2 मंथ में ऐड करेगा, नहीं, वो एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक रिलीज साइकिल होती है, एक प्रोसेस होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो उसको रिलीज़ करता है। तो अब ये सेकंड नंबर पे सेंट ओएस स्ट्रीम क्या है? तो यार देखो, सेंट ओएस कम्युनिटी एंटरप्राइज, सेंट ओएस जो है एक, सेंट ओएस एक आपका कम्युनिटी का नाम है, ठीक है, एक कम्युनिटी है, एक समुदाय है जिसका जो ओरिजिनल डेवलपर थे, ठीक है, ग्रेगरी क्रुजर, 2002 में इन्होंने
कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। उस टाइम पे रेड हैट से इनका कोई लेना देना नहीं था। इन्होंने अपनी एक कम्युनिटी बनाई थी। उस कम्युनिटी का पर्पज़ ये था कि हम मार्केट को एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम देंगे जो बहुत ही स्टेबल होगा। और उस समय भी मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ा जो लीडर था वो रेड हैट था, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि हम रेड हैट को फॉलो करेंगे और रेड हैट के नक्शे कदम पे रेड हैट जैसे जैसे रिलीजेस निकालेगा हम भी अपने रिलीजेस निकालेंगे उसको लेके, क्योंकि रेड हैट का जो कोर है वो फ्री है। आप कोर ले सकते हो, आपको कोई लीगल मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला हम रेड हैट को फॉलो करेंगे और उसके बेस पे हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे और वो हम फ्री लोगों को बांटेंगे। अगर उनको प्रॉब्लम आती है उसके अंदर तो हम वो चीज़ फ्री में बग फिक्स करेंगे। तो सेंट ओएस भी एक कम्युनिटी है जो लोगों को फ्री में ऑपरेटिंग सिस्टम बांटती है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इश्यूज आते हैं तो वो उनको फ्री में फिक्स करते हैं। बट सेंट ओएस जो है, अब आप बोलोगे फेडोरा और सेंट ओएस में डिफरेंस क्या है, तो देखो फेडोरा नए फीचर्स लाता है। न्यू फीचर्स मतलब लिनक्स के अंदर कोई नई नई चीज़ें आ रही हैं। सेंट ओएस रेल को फॉलो करता है। रेल को फॉलो करता है मतलब कि एक स्टेबल एंटरप्राइज रिलीज को फॉलो करके वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। तो उनका जो सेंट ओएस है वो रेड हैट लाइनक्स के बराबर इक्वली कंपटीशन में है। तो रेड हैट उसे स्पॉन्सर भी करता है। रेड हैट एक तरीके से देखा जाए तो अपने कॉम्पिटिटर जो कि एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है उसको स्पॉन्सर भी करता है। तो रेड हैट सेंटोस को पैसे भी देता है कि आप करो, आप चैरिटी करो, आप फ्री में ऑपरेटिंग सिस्टम बांटो, लोग आप उनके बग्स भी फ्री में करो फिक्स। ये हम एक सोशल सर्विस है जो मार्केट के लिए कर रहे हैं। तो रेड हैट चैरिटी भी करता है, ठीक है। एंटरप्राइज एडिशन भी बिकता है उसका, सेंटोस भी बिकता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेड हैट ने सेंटोस को एक्वायर कर लिया। जो सेंटोस का जो कम्युनिटी था रेड हैट ने उसे एक्वायर कर लिया और उसने उनको अपना एम्प्लॉय बना दिया। तो अब स्टोरी वहाँ से चेंज होती है। अब स्टोरी चेंज कैसे होती है कि सेंटोस एक अलग से इंडिपेंडेंट कम्युनिटी थी जिसको रेड हैट पैसा देता था, चंदा देता था। वो डेवलप करते थे, वो सेम वही काम करते थे जो रेड हैट करता था। कुछ समय के बाद रेड हैट ने उन्हें एक्वायर कर लिया, उसने उन्हें अपना एम्प्लॉय बना दिया। अब उसके बाद रेड हैट ने बोला कि ये सीक्वेंस फॉलो होगा, जो सीक्वेंस अभी भी चलता आ रहा है, वो टिल डेट भी ये सीक्वेंस फॉलो होता है। तो उन्होंने बोला कि आप लोग ये काम करें, आपकी कम्युनिटी से हम एक और ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जिसको बोलते हैं हम ओएस स्ट्रीम, सेंट ओएस स्ट्रीम। सेंट ओएस स्ट्रीम भी आप एक तरीके से समझो कि एक लैब ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट करते हो, नई नई चीज़ें निकाल के देते हो। तो सेंट ओएस कम्युनिटी भी फेडोरा की तरह नए नए फीचर्स ऐड करती है, बट वो स्ट्रीम होता है। जो स्ट्रीम है और फेडोरा है इसको आप कभी भी प्रोडक्शन में इम्प्लीमेंट नहीं करते हो डायरेक्टली। क्योंकि प्रोडक्शन हमेशा हमेशा उसी पे जाता है जो रिलायबल है और जिसके ऊपर आपको फुल सपोर्ट मिले। और रिलायबिलिटी के मामले में रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स का कोई तोड़ नहीं है आज की डेट में, टिल डेट कोई तोड़ नहीं है रेड हैट एंटरप्राइज का, ठीक है। वो नो डाउट अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं। उनको फॉलो करके सेंटोस ने अपना सेंटोस लिनक्स बनाया था। सेंटोस स्ट्रीम जो है वो सेकंड नंबर पे रखा गया। तो ये सीक्वेंस आप बड़े ध्यान से समझो। ये सीक्वेंस आपको ये बता रहा है कि ये सीक्वेंस ये बता रहा है कि जब कोई नया प्रो फीचर ऐड होता है रेड हैट के पोर्टफोलियो में तो सबसे पहले फेडोरा में ऐड होता है, उसके बाद वो ओएस स्ट्रीम को जाता है, एंड देन जब वो सब कुछ मतलब एक तरीके से फिक्स हो जाता है देन वो फिर रेल के पास आता है। एंड आफ्टर डैट वो सेंट ओएस जो है उसको कॉपी करके मार्केट में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम निकालता है। तो सेंट ओएस जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम था आफ्टर रेल, बहुत ज़्यादा फेमस। ये आप समझो कि आज की डेट में अगर आपको एक प्रोडक्ट बनाना है और सबसे पहला कॉस्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। बिकॉज अगर आप मान लो रेड हैट के ऊपर बेस्ड आप अपना प्रोडक्ट बनाते हो तो आपको रेड हैट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। और प्रोडक्शन के लिए तो देखो लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, बिकॉज प्रोडक्शन में कोई बग आएगा तो उसे तो कोई ना कोई फिक्स करेगा ही। आपके पास चॉइस ये है कि आप सेंटोस यूज़ कर लो। सेंटोस की अपनी एक कम्युनिटी है, आपको कोई भी इशू आएगा आपको वो कम्युनिटी फिक्स करके देगी और वो भी फ्री ऑफ चार्ज। प्लस वो रेल को फॉलो करते हैं तो उनका जो ओएस है वो एक्चुअली रेल के ऊपर बेस्ड है, तो वो स्टेबल है, उसमें कहीं भी इंस्टेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, आज ये जो हम सेशन आज करने जा रहे हैं इस सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है ये करने का। देखो हिस्ट्री बताना, करंट अफेयर बताना ये तो ठीक है, बट आपको मैं ये सेशन क्यों बता रहा हूँ आज, ये क्यों सेशन हुआ है, क्योंकि अब एक प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम ये आ गई है कि सेंट ओएस जो है वो बंद हो गया है, ठीक है। अब इसके बंद होने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। अब उसको पहले मैं आपसे पहले की बात करूँ, चलो ठीक है मैं बात कर ही लेता हूँ इसके ऊपर। सेंट ओएस को एक्वायर किया था रेड हैट ने
और रिसेंटली जो है रेड हैट भी एक्वायर हो गया IBM से। तो अभी आज की डेट में रेड हैट जो है वो IBM का पार्ट है, और IBM बोर्ड ने ये डिसीज़न लिया कि वो अब सेंटोस को कोई भी चंदा नहीं देंगे। और बिकॉज सेंटोस ऑलरेडी उनका मेंबर है, रेड हैट का एम्प्लॉई बेस है, तो उन्होंने बोला कि अब हम सेंटोस नहीं चलाएंगे। तो अब कोई भी कम्युनिटी नहीं रहेगी, जो भी होगा आपका रेल होगा। ये जो आप सीक्वेंस देख रहे हो 1 2 3 4, इस 4 में से जो है आपका 4th वाला स्ट्राइक आउट हो गया। अभी आपके पास 3 ऑप्शन है, फिडोरा, सेंटोस स्ट्रीम, रेल। तो आप अगर मान लो एक सब्सक्राइबर हो जो प्रोडक्शन जो चला रहा है, आप मान लो एक प्रोडक्ट डेवलपर हो, आपने प्रोडक्ट बनाया है जो कि बहुत ज़्यादा कमर्शियली हिट है, और आपका अचानक सेंटोस चला गया। अब इस ईयर के बाद से सेंटोस का कोई नया रिलीज़ नहीं आएगा, तो आप क्या करोगे? या तो आपको रेल पे जाना पड़ेगा। रेल पे अगर आप जाते हो तो वो तो एंटरप्राइज एडिशन है, आपको लाइसेंस पे करना पड़ेगा, मतलब आपको कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी। ओरिजिनल जो लाइफ साइकिल थी सेंटोस की वो थी 2027 के आसपास, मतलब कि 7 साल के बाद जो सेंटोस 8 है, जैसे रेड हैट 8 चल रहा है इस समय, राइट? तो रेड हैट 8 की तरह ही सेंटोस 8 चलता है, क्योंकि जो भी रेड हैट का रिलीज़ होता है वही सेंटोस का रिलीज़ होता है। तो सेंटोस 8 जो है वो 2027 तक चलना था ओरिजिनल लाइफ प्लान के हिसाब से, बट बिकॉज IBM बोर्ड, और ये कहें रेदर, मतलब आई शुड नॉट यूज़ दिस वर्ड IBM बोर्ड, बिकॉज ये रेड हैट की तरफ से फैसला हम मानेंगे कि रेड हैट ने ये बोला है कि अब हम सेंटोस को इसी ईयर से ख़त्म कर रहे हैं, इसका कोई भी नया रिलीज़ या पैच नहीं आएगा। तो दिसंबर 2021 के बाद से आपके पास सेंटोस का कोई सपोर्ट नहीं होगा, कोई अपडेट नहीं होगा। तो आप या तो रेल पे अपडेट करोगे, देखो सेंटोस स्ट्रीम पे तो आप बिल्कुल नहीं जा सकते क्योंकि वो एक लैब एनवायरनमेंट है, फिडोरा भी नए नए फीचर्स ऐड करता रहता है, तो आप उन दोनों पे तो शायद नहीं जाओगे। अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? अगर आप मान लो चाहते हो कि मैं किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाऊँ, ठीक है, अगर आप ऑलरेडी सेंटोस यूज़ कर रहे हो तो आपके पास मुश्किल का टाइम है कि अब आपको डिसाइड करना है माइग्रेट कैसे करें। या अगर आप सेंटोस यूज़ नहीं करते थे आज तक, तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया कि सेंटोस एक बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था जो रेड हैट के ही ऊपर चलता था। अब मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊंगा, मतलब बैकग्राउंड इन द सेंस मैं आपको चीज़ें थोड़ी समझाने की कोशिश करूंगा, और ये बताऊंगा कि उस गैप को अब कौन फिलफिल करने जाएगा, ठीक है? तो रेड हैट इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो रेड हैट इकोसिस्टम में मैंने आपको बताया कि फिडोरा है, सेंटोस स्ट्रीम है, रेल है, और सेंटओएस था लिनक्स। अब सेंटओएस लिनक्स तो चला गया, ठीक है, और सेंटओएस लिनक्स के जाने के बाद अब क्या होगा? तो सेंटोस लिनक्स के जाने के बाद जो ओरिजिनल डेवलपर कम्युनिटी थी, अगर आप याद करो तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये आप जगह देख सकते हो कि ओरिजिनल जो डेवलपर थे ग्रेगरी क्रुट्जर, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सेंटोस स्टार्ट किया था सबसे पहले। उस टाइम इनका रेड हैट से कोई टाई अप नहीं था। ये कम्युनिटी वापस आई है, ये एम्प्लॉय नहीं बने थे रेड हैट के, ये रेड हैट के एम्प्लॉय नहीं थे, अभी भी नहीं है, ठीक है। ये कम्युनिटी वापस आई है बिकॉज इन्होंने देखा है कि सेंटोस की क्या हालत हुई है। सेंटओएस जो एक कॉन्सेप्ट पे बिल्ड था कि वो फ्री सॉफ्टवेयर देते थे, वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया अचानक। तो इन्होंने क्या किया है कि अब इन्होंने प्रॉमिस किया है कि अब ये दोबारा से एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रॉकी लिनक्स। रॉकी लिनक्स अकॉर्डिंग टू दिस कम्युनिटी सेंटओएस को रिप्लेस करेगा। सेंटओएस वर्ड अब आप लीगली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सेंटओएस जो वर्ड है वो लीगली रेड हैट का पार्ट है, तो आप सेंटओएस तो शब्द आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस कम्युनिटी ने क्या किया है, इस कम्युनिटी ने एक नया नाम दिया है जिसका नाम है रॉकी। रॉकी ये बोलते हैं कि ये ओरिजिनल जो डेवलपर्स के किसी नाम के ऊपर बिल्ड है ये कॉन्सेप्ट। तो रॉकी लिनक्स जो है आपका सेंटओएस की जगह लेगा, और ये कम्युनिटी बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये भी सेम वही कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, ये रेल को कॉपी करेंगे। रेल को कॉपी करेंगे इन द सेंस कि जैसे जैसे रेड हैट का नया रिलीज़ आएगा ये भी सेम टू सेम एग्जैक्ट सेम रिलीज़ निकालेंगे। बट डिफरेंस क्या होगा, ये रेल के कॉपी होगा तो ये स्टेबल होगा, ठीक है, ये स्टेबल होगा। स्टेबल होने का फ़ायदा क्या है कि आप इसको प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप रॉकी को की जो कम्युनिटी है वहाँ से आप जाके हेल्प ले सकते हो, आपको पूरी की तरह हेल्प किया जाएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कुछ और लिनक्स के बारे में, जो कि रेड हैट के उसके अलावा भी हम बात करते हैं कि और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपने सुने होंगे, अब तक बहुत लोगों ने सुने ही होंगे यार, आई एम श्योर 100% सब ने सुने होंगे। ओरेकल लिनक्स तो सब जानते हैं, आज की डेट में चलता है। ओरेकल लिनक्स आज के टाइम में बहुत फेमस हो रहा है। अगर जो भी कोई ओरेकल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ओरेकल क्लाउड पे अपना VM लॉन्च करता है ना, तो ओरेकल प्रमोट भी करता है कि आप ओरेकल लिनक्स को यूज़ करो।
ओरेकल लिनक्स भी वही काम करता है जो सेंटोस करता था, वो भी रेल को फॉलो करता है, सेम रेल को फॉलो करता है, सब कुछ वही करता है, उसकी भी अपनी, बट वो कम्युनिटी नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन है। देखो डिफरेंस समझो आप कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन का। कम्युनिटी हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम करती है, फ्री काम करती है, कोई चार्ज नहीं लेती है, लेकिन जब एंटरप्राइज या कंपनी उस काम को करती है तो वो उसके लिए चार्ज करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है। तो ओरेकल लिनक्स जो है वो रेल को फॉलो करता है, सेम जैसा कि आपका सेंटोस करता था, बट ये एक लाइसेंस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि आप डाउनलोड तो कर सकते हो, आप इंस्टॉल भी कर सकते हो, आप रन भी कर सकते हो, तीन काम आप कर सकते हो, इंस्टॉल, डाउनलोड एंड रन, लेकिन आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा लाइसेंस का। तो सेम बात आती है कि आप अगर रेड हैट की कॉपी के लिए ओरेकल को पे करोगे, राइट, आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को पे कर रहे हो जो कि रेड हैट RHEL की एक कॉपी है, और आप सिर्फ डिफरेंस क्या है कि अभी आपको हेल्प जो है वो रेल से नहीं, रेड हैट से नहीं, ओरेकल से मिलेगी। तो डिसीजन इज़ अप टू यू। अगर आप एक प्रोडक्ट आर्किटेक्ट हैं तो आपके ऊपर डिसीजन है कि आप ओरेकल लिनक्स में जाना चाहते हैं। देखो देर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन, ऐसा नहीं है कि रॉकी लिनक्स आ गया है तो सब लोग रॉकी लिनक्स पे ही जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लगता है, लोग अभी देखेंगे कि रॉकी लिनक्स कितना रिलायबल है, कितनी वो कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग बनती है सेकंड टाइम, बिकॉज ये ऑपरेटिंग सिस्टम उसी कम्युनिटी का सेकंड अटेम्प्ट है आफ्टर सीइंग द कंडीशन ऑफ सेंटोस। अब वो दोबारा से वापस आए तो क्या अब वो फिर वही सेम सिचुएशन ना हो कि रॉकी लिनक्स को कोई स्पॉन्सर करे और स्पॉन्सर करके एक दिन वो फिर वो उसका पार्ट बन जाए और उसके बाद फिर वो कंपनी उसको बंद कर दे, फ्री चैरिटी बंद कर दे। तो इस कम्युनिटी के सामने अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, 2021 एरा के चेंजेस मतलब चैलेंजेस हैं, तो इसको अभी टाइम लगेगा। बट हाँ, और आप मार्केट में आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, उबंटू लिनक्स, उबंटू भी एक कम्युनिटी बेस्ड लिनक्स है और वो आपको फ्री हेल्प देते हैं, अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप उबंटू से हेल्प ले सकते हो। अमेजोन लिनक्स जो है वो रेल को फॉलो करता है, बट सेम वही स्टोरी कि आपको अमेजोन के पास जाना पड़ेगा प्रॉब्लम के लिए। ओपन सूजे ये भी एक कम्युनिटी बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम वो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, जहाँ देखो जहाँ भी कम्युनिटी होती है वहाँ पे हेल्प होती है। अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन अगर कम्युनिटी स्पॉन्सर्ड है, डेवलप्ड है, तो वो कम्युनिटी आपको हेल्प करती है। अगर आपको कोई भी इशू आता है प्रोडक्शन में तो आप अपने प्रोडक्शन के लिए इन कम्युनिटीज़ के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जा सकते हो। आप डेबियन जो होता है, डेबियन भी एक कम्युनिटी बेस्ड है जो फ्री सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। डेबियन, ओपन सूजे, उबंटू, ठीक है, ये तीन ऐसे कम्युनिटी हैं जो फ्री में ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। तो आप अपना प्रोडक्शन चला सकते हो इन तीन के ऊपर, अगर आपको लगता है कि रॉकी पे आपको ट्रस्ट नहीं है। रॉकी एक नया कम्युनिटी सेम है, प्रोडक्ट नया है, तो थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, उस कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज होने में, उनको फाइनेंशियली एंड अदर लीगल चैलेंजेस को भी काउंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है रेड हैट के बारे में। मैं आपको कुछ थोड़े नए नए कुछ और भी बताता हूँ कि ये एक्चुअली एक स्लाइड मैंने बहुत पहले बना लिया था, तो इतना मतलब स्लाइड अब तो मतलब नहीं रह गया क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी सारी बातें बता दी हैं। कि जैसे जो डेबियन है, उबंटू जो है वो एक्चुअली डेबियन को फॉलो करता है। डेबियन एक कम्युनिटी है, उबंटू की भी अपनी कम्युनिटी होती है, कैनोनिकल बेस्ड है, ये कैनोनिकल कम्युनिटी है जो कि उबंटू को चलाती है। उबंटू खुद डेबियन को फॉलो करता है, तो आप अगर उबंटू को इंस्टॉल करते हो तो आप एक तरीके से डेबियन को कॉपी कर रहे हो, मतलब आप नहीं कर रहे हो, आप तो यूज़ कर रहे हो। डेबियन भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि फ्री सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट पे काम करती है। इनके बहुत सारे रिलीजेस हैं मार्केट में, ठीक है, ये दो कुछ मैंने नाम लिखे हुए हैं, मैं आपको अच्छी तरह नेक्स्ट स्लाइड में आई गेस 2-3 स्लाइड्स के बाद और अच्छी तरह से समझाऊंगा, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट कर रहा। तो ये जो क्वेश्चन था मैंने पूछा था कि अगर सेंटोस जो कि अचानक रेड हैट ने बंद कर दिया है इस साल दिसंबर 2021, मई 2004 में सेंटोस स्टार्ट हुआ था, जब से वो रेड हैट को फॉलो कर रहा है, और दिसंबर 2021 में लास्ट रिलीज़ तो ऑलरेडी अवेलेबल है सेंटोस का, बट उसका जो सपोर्ट है, लीगल सपोर्ट और नेक्स्ट फर्दर अपडेट, वो दिसंबर 2021 के बाद से नहीं आएगा। तो सेंटोस एक बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत ही फास्ट, एफिशिएंट, ट्रस्टेड एंटरप्राइज लेवल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपने सेंटोस ट्राई नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट आप लोग एक सेंटोस इंस्टॉल करके ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेम रेड हैट के जैसा है, एग्जैक्टली रेड हैट की कॉपी है, तो आपको रेड हैट में और सेंटोस में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। अब मैं बात करता हूँ सेंटोस कम्युनिटी की, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, यही सेम चीज़ मैं आपको काइंड ऑफ
कह सकते हैं रिपीट करके बता रहा हूँ। रिपीट मतलब थोड़ा और डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ कि जो सेंटोस कम्युनिटी थी, इसने एंटरप्राइज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। अब आप एंटरप्राइज शब्द का मतलब समझें। एंटरप्राइज शब्द जो है तब इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी काम को कॉमर्शियली करते हैं। कॉमर्शियली मतलब कि लीगली आप कॉमर्शियली एक्टिविटी कर रहे हो और वहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत है, जैसे विंडोज़। अब आपके हमारी सबकी कंपनीज़ में क्या होता है, विंडोज़ यूज़ होता है, तो विंडो लीगली यूज़ करती हैं हमारी कंपनीज़। तो वो एक एंटरप्राइज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे ही रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स, वो एंटरप्राइज लेवल पे मतलब कंपनी लेवल पे यूज़ होता है। ऐसे ही कम्युनिटी बेस्ड ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एंटरप्राइज में इस्तेमाल होता हो, दैट इज़ सेंट ओएस। तो सेंट ओएस का नाम ही है कम्युनिटी बेस्ड एंटरप्राइज ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जीएनयू मूवमेंट के फॉलोअर्स हैं, ठीक है, ये लोग भी जीएनयू मूवमेंट के फॉलोअर्स हैं। रेड हैट का मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, शायद आप लोगों को पता होगा, मतलब आई एज्यूम आप लोगों को पता होगा। रेड हैट लिनक्स और रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। किसी को पता था ये बात का? एनीवन? कोई कुछ कहना चाहेगा इसके ऊपर? नो? तो देखो, रेड हैट ओरिजिनली जो पहले जो बनाता था ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको बोलते थे लाइनक्स। रेड हैट लाइनक्स वर्ड तो हम आज भी यूज़ करते हैं, रेड हैट लाइनक्स, बट दैट इज़ एक्चुअली नॉट द राइट वर्ड। रेड हैट लाइनक्स जो है वो 1995 में लॉन्च हुआ था, जो कि मेनली आप कह सकते हो कंप्यूटर, घर के कंप्यूटर्स के लिए। मार्च 31 2003 तक इसका लास्ट रिलीज़ आया था। इसके बाद से रेड हैट ने अपना फोकस चेंज कर दिया और वो एंटरप्राइज लेवल पे चले गए, क्योंकि उसके पहले जो रेड हैट है ना, वो नॉर्मली हाउस होल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह था कि यार ठीक है, मुझे अपने घर में चलाना है या मुझे नॉन को इतना बड़ा काम नहीं करना है। बट जब आप एंटरप्राइज में, जैसे विंडोज़ है, तो विंडोज़ को टक्कर देना है, तो विंडोज़ को टक्कर देने के लिए विंडोज़ क्या करता है, वो एंटरप्राइज लेवल पे ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करता है। तो ऐसे ही रेड हैट ने भी एंटरप्राइज लिनक्स बनाया था Feb 2000 में, जो कि आज भी चल रहा है। तो आज जो आप रेड हैट जिस पे आप काम करते हो, उसका एब्रीवेशन क्या है, RHEL, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। वो रेड हैट लिनक्स नहीं है, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स है। रेड हैट लिनक्स जो है वो 2003 में बंद हो गया था। तो बट क्योंकि अब वो बंद हो गया है और रेड हैट कंपनी ही बनाती है, तो हम उसे रेड हैट भी बोल सकते हैं, लिनक्स। बट एक्चुअली आप कहीं भी देखोगे ना, तो रेल वर्ड यूज़ किया जाता है, RHEL, कभी भी REL यूज़ नहीं किया जाता है। तो आप ये क्वेश्चन कभी आपके माइंड में आया हो कि हम बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को तो ऐसे कहते हैं, तो हम REL क्यों नहीं कहते, रेड हैट लिनक्स क्यों नहीं कहते, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि ये कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए स्पॉन्सर्ड है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव उसका है कॉमर्शियल एक्टिविटी। तो सेंट ओएस ने भी दो ऑपरेटिंग सिस्टम निकाले थे, एक था आपका स्ट्रीम और एक था आपका लिनक्स। तो लिनक्स जो सेंट ओएस लिनक्स था वो प्रोडक्शन के लिए सेम रेड हैट के फॉलो करते हुए, और सेंट ओएस स्ट्रीम क्या करता है, इनोवेशन। मुझे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई नए फीचर्स लाने हैं, नई नई चीज़ें लगानी है, जो कि प्रोडक्शन पे नहीं जाते हैं। टेस्ट बेड समझ लो एक तरीके से, काइंड ऑफ टेस्ट बेड। तो टेस्ट बेड था एक तरीके से। अब रेड हैट का जो इकोसिस्टम है, जो हाँ यहाँ आप देख सकते हो, ये मैंने आपको पीछे 2 बार दिखाया, तीसरी बार फिर दिखा रहा हूँ, फेडोरा, सेंटोस, रेल, सेंटोस, लिनक्स। तो आप ये जो एरो देख रहे हो ना, एरो ये बता रहा है इनोवेशन, कि आप प्रोडक्शन में किसको प्रेफर करते हो। प्रोडक्शन में आप RHEL को प्रेफर करते हो या आप सेंटोस को प्रेफर करते हो। और सेंटोस लिनक्स जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। अब रेड हैट जो है, आपके सामने मैंने फेडोरा बताया, तो फेडोरा क्या है, फेडोरा भी एक अलग कम्युनिटी है जो कि रेड हैट स्पॉन्सर करता है, रेड हैट ही उनका स्पॉन्सर है। तो आप ये कह सकते हो कि रेड हैट का जो अम्ब्रेला है, रेड हैट के अम्ब्रेला में अपने खुद का रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स है, उसके अम्ब्रेला में फेडोरा कम्युनिटी है, उसके अम्ब्रेला के अंदर ही सेंटोस भी था। बट जो सेंटोस के जो ओरिजिनल डेवलपर्स हैं वो रेड हैट के एम्प्लॉयज़ नहीं है, ठीक है। सेंटोस स्ट्रीम एंड सेंटोस लिनक्स, अनदर कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट। गोइंग फॉरवर्ड और भी कुछ नए नए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताता हूँ, शायद आपने सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो बता देता हूँ। क्लियर ओएस होता है जो कि रेल को फॉलो करता है। क्लियर ओएस भी बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही फास्टली इंस्टॉल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्रोम ओएस तो आप जानते ही हो, क्रोम तो सभी लोग यूज़ करते हैं। क्रोम ओएस जो है वो गेंटू के ऊपर बेस्ड है। गेंटू एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन कह लो, या एक कह लो जिस डिस्ट्रीब्यूशन जिसके ऊपर क्रोमियम एंड क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं। कंटेनर लिनक्स भी गेंटू पे ही चलता है। एंड्रॉयड लिनक्स जो कि सबके फ़ोन में आजकल होता है, मैक्सिमम लोगों के फ़ोन में होता है, एंड्रॉयड बेस्ड जो होते हैं, वो गूगल का अपना प्रोजेक्ट है।
फायरफॉक्स ओएस है जो कि फायरफॉक्स कम्युनिटी का अपना प्रोजेक्ट है। एक काली लिनक्स होता है, काली लिनक्स जो है वो डेबियन बेस्ड है। अब डेबियन आप याद करो, अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो मैंने आपको बताया था कि डेबियन भी एक कम्युनिटी है जो जीएनयू बेस्ड मूवमेंट के ऊपर है, और इनके भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। तो डेबियन को फॉलो करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जिसका नाम है काली। इसको जो मैनेज करते हैं वो ग्रुप का नाम है ऑफेंसिव सिक्योरिटी। पूरे वर्ल्ड में जो हैकर्स होते हैं वो यही ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेफर करते हैं। ये क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इन बिल्ट हैकिंग टूल्स आते हैं, मतलब इसके अंदर ही आपको बहुत सारे हैकिंग टूल्स मिलते हैं। तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी बड़ा फास्ट होता है, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की तरफ इसका पर्पज़ नहीं होता है। हैक करना, डीबग करना, एनालाइज करना, किसी को रीड करना, डिकोड करना, ये सब इस ऑपरेटिंग सिस्टम की खासियत है। तो ये लिनक्स के फ्लेवर्स के बारे में बात थी जो मैंने आपके सामने बताया, ठीक है। तो मेरा जो पर्पज़ था आप लोगों को बताना कि सेंटोस जो है वो ख़त्म हो रहा है, और सेंटोस को ख़त्म होता हुआ देख के उस कम्युनिटी को बहुत बुरा लगा है, और वो कम्युनिटी ने दोबारा से एक ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया है जिसका नाम उन्होंने रॉकी लिनक्स दिया हुआ है। और उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि आगे गोइंग फॉरवर्ड ये कम्युनिटी कभी भी किसी कंपनी का पार्ट नहीं बनेगी, और ये हमेशा ही जो कॉन्सेप्ट है जीओनी मूवमेंट का वो ज़िंदा रहेगा। बट लेट्स सी व्हाट फ्यूचर सेज, कि आगे क्या होगा वो तो टाइम के साथ ही पता चलेगा। तो ये तो मेरा था सेशन लिनक्स के फ्लेवर्स के ऊपर, इन्फॉर्मेटिव सेशन जो कि मैं आपको देना चाह रहा था लिनक्स के बारे में। अब एक लास्ट स्लाइड मैंने बनाई है, ये एडिशनल स्लाइड है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं था, आज का एजेंडा नहीं था। मैंने एक जस्ट मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग ना जो कर रहे हैं उनके लिए तो यार उन्हें पता ही है सारी चीज़ें, जो लोग नहीं काम करते ना लिनक्स के अंदर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये एक डायरेक्ट बताया है कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप इंस्टॉल करते हो अपने लैपटॉप पे, अपने सर्वर पे, या अपने डेस्कटॉप पे, कहीं भी आप जब आप इंस्टॉल करते हो तो क्या क्या डायरेक्टरी बनती है और उन डायरेक्टरीज के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। विंडोज़ तो हमें नहीं पता, विंडोज़ में तो सब कुछ क्लोज्ड है, आपको थोड़ी पता है। जैसे विंडोज़ में चलो डायरेक्टरी तो बनती है, पर कौन सी डायरेक्टरी का क्या फंक्शन है वो हमें नहीं पता। तो इसमें जो डायरेक्टरीज बनती है, ठीक है, सबसे पहली जो डायरेक्टरी देखो, सब लिनक्स का जो सबसे ब्यूटीफुल जो कॉन्सेप्ट है ना, लिनक्स हो गया या यूनिक्स हो गया, दोनों एक ही फैमिली हैं। उनका जो ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट क्या है कि वहाँ पे हायरार्की सिस्टम होता है। हायरार्की सिस्टम का मतलब ये होता है कि सबसे पहले स्लैश आता है, स्लैश, स्लैश के नीचे ही पूरा का पूरा फाइल सिस्टम होता है। तो स्लैश मान लो कि आपका सबसे पहला पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन होता है। देन अब मैं कहता हूँ रूट। तो स्लैश रूट क्या होता है? स्लैश रूट आपकी होम डायरेक्टरी होती है रूट यूज़र के लिए। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो सबसे पावरफुल यूज़र होता है उसको हम बोलते हैं रूट। रूट यूज़र सबसे पावरफुल होता है, वो उस ओएस के अंदर कुछ भी कर सकता है, मतलब कि वो ओनर होता है पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो उसकी अपनी होम डायरेक्टरी को अलग रखा गया। होम डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है? होम डायरेक्टरी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मैं एक यूज़र हूँ, यूज़र 1, यूज़र 2, तो मैं लॉगिन करता हूँ तो मुझे पूरा सिस्टम नहीं दिखेगा। ये लाइनक्स और यूनिक्स मैं साथ में यूज़ कर रहा हूँ वर्ड, बिकॉज दोनों एक ही फैमिली हैं। लाइनक्स यूनिक्स के अंदर ये सबसे अच्छी बात क्या है कि जब कोई यूज़र लॉगिन करता है तो उसको सब कुछ नहीं दिखाई देता है। जैसे विंडो में तो आप लॉगिन करते हो तो आपको सी ड्राइव भी दिखती है, सब कुछ दिखता है, आप जाओ ना जाओ एक डिफरेंट थिंग है, लेकिन आपको सब कुछ दिखता है। लिनक्स के अंदर जो आप डायरेक्टरी लिख दोगे यूज़र के आगे, यूज़र केवल उसी डायरेक्टरी पे ही लॉगिन करेगा। उसके बाद वो चेंज करके जाए वो अलग चीज़ है, बट जब वो लॉगिन करता है फर्स्ट टाइम तो उसके सामने सिर्फ और सिर्फ उसकी होम डायरेक्टरी एक्सपोज होती है। तो होम रूट का जो होम होता है वो आपका होता है स्लैश रूट। स्लैश होम वो डायरेक्टरी होती है जिसमें आप सारे यूज़र्स के लिए होम डायरेक्टरी क्रिएट करते हो। जैसे मान लो मैंने एक यूज़र क्रिएट किया कृष्णा यूज़र के नाम से, फॉर एग्जांपल आई से के तिवारी। तो के तिवारी अगर मैं यूज़र लॉगिन करता हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा? होम स्लैश के तिवारी। अब एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ यूज़र मेरी मर्जी है कि मैं बोलता हूँ नहीं मेरे को तो स्लैश होम के तिवारी पर नहीं जाना है, मुझे तो कहीं और जाना है, तो ठीक है फाइन। अगर रूट उसे क्रिएट कर रहा है, एक एडमिनिस्ट्रेटर उसे क्रिएट कर रहा है, तो उसकी होम डायरेक्टरी चेंज कर सकता है। तो ये इम्प्लीकेशंस की बात है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन वो फिजिबल है, हम उसके ऊपर डिबेट नहीं करेंगे। स्लैश बूट में क्या होता है? बूट फाइल्स, जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल होती है जब वो स्टार्ट होता है, बूट होता है, जब आप इंस्टॉल करते हो तो जो इंस्टॉलेशन फाइल होती है वो बूट में सेव होती हैं। कभी भी भूल के भी गलती से बूट ड्राइव को डिलीट मत करना या उसकी फाइलों को मूव मत करना, क्योंकि आपका सिस्टम बूट नहीं होगा।
देन नेक्स्ट क्या होता है, ईटीसी। ईटीसी में सारी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, फाइलें, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप करते हो, मान लो आपने सिस्टम के अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन करी है, यूज़र स्पेसिफिक भी कोई कॉन्फ़िगरेशन करी है, जेनरिक जो ओएस से रिलेटेड, वो सब कुछ ईटीसी के अंदर जाता है। ईटीसी आपने तो देखा ही होगा, ईटीसी सिस कॉन्फ़िग नेटवर्क स्क्रिप्ट, ईटीसी एसएसएचडी, ईटीसी, सो मैनी डायरेक्टरीज हैं। तो ईटीसी के अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। आपको अगर कभी बैकअप लेना हो ना, तो ईटीसी का बैकअप ले लो। खैर बैकअप तो सबका ही लोगे, बट मैं मेजर पॉइंट से बता रहा हूँ। स्लैश यूएसआर क्या होता है, इसके अंदर आप जितना भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, बाय डिफ़ॉल्ट जो इंस्टॉल होता है वो यूज़र के अंदर जाता है, स्लैश यूएसआर। तो आपने मान लो कि कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, ठीक है, और इंस्टॉल करते टाइम आपने उसको स्पेसिफाई नहीं करा कि कहाँ जाना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्लैश यूएसआर में जाएगा। अगर आप उसको स्पेसिफाई करते हो, नहीं यहाँ मत जा, इस डायरेक्टरी में जा, तो वो उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में इंस्टॉल होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। बिन क्या होता है, स्लैश बिन में वो कमांड होती हैं जो कोई भी यूज़र चला सकता है, सारे यूज़र जो कमांड चलाते हैं। जैसे कि आप कोई कमांड में, जैसे मैं बोलूँ df-kh, df-kh, uname-a, टॉप कमांड, ये सब चीज़ें, तो कोई भी यूज़र चला रहा है आके, तो वो सारी कमांड बिन में होती हैं। स्लैश बिन में, एस बिन में वो कमांड होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ रूट चला सकता है। जैसे मान लो आपने बोला रीबूट, अब मैं बोलता हूँ मैं यूज़र को रीबूट की परमिशन ही नहीं देता, तो इन डैट केस मेरी जो रीबूट की कमांड है वो सिर्फ एस बिन में होगी। अगर मेरी रीबूट की कमांड अगर बिन के अंदर है, तो इट मीन्स कि कोई भी यूज़र उसको रीबूट कर सकता है। तो ये एक डिफरेंस होता है कि कोई यूज़र अगर कमांड चलाना चाहता है जो कि रूट की कमांड है, तो उसकी कमांड को आपको बिन में कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप अपनी कमांड को बिन में, एस बिन में ले जाओगे, तो फिर कोई नहीं चला पाएगा, सिर्फ रूट चला पाएगा उस कमांड को। ओपीटी क्या होता है, जब आप पैकेजेस इंस्टॉल करते हो ना, तो जनरली आप इस डायरेक्टरी में इंस्टॉल करते हो या आप यहाँ रखते हो जब कोई इंस्टॉलेशन करते हो। स्लैश डेव क्या होता है, स्लैश डेव आपका होता है डिवाइसेस से रिलेटेड, कि जैसे आपने मान लो पेन ड्राइव लगाया, आपने यूएसबी स्टिक लगाया, ठीक है, यूएसबी स्टिक पेन ड्राइव सेम चीज़ हो गई, सीडी डीवीडी लगाई आपने, कोई स्टोरेज कनेक्ट किया है, आपके टर्मिनल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको स्लैश डेव के अंदर दिखाई देती हैं। तो जितने भी टर्मिनल्स एंड डिवाइसेस रिलेटेड फाइल्स होती हैं, वो सब कुछ आपकी स्लैश डेव के अंदर स्टोर होती हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल स्लाइड थी जो मैंने अपनी तरफ से ऐड किया, मुझे लगा कि थोड़ा इन्फॉर्मेटिव सेशन है तो ये भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ये मैंने ऐड किया है। तो इसके साथ मैं अपना सेशन तो मतलब अपनी तरफ से ख़त्म करता हूँ, लेकिन क्योंकि अभी तक सिर्फ मैं बोल रहा था, तो अब मैं चाहता हूँ कि अब आप लोग पूछें क्वेश्चंस। आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई भी जो भी हमने अभी तक बात करी है फ्रॉम स्लाइड नंबर 1 से लेके टिल लास्ट स्लाइड, जो भी आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन एंड आंसर पे आते हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है? एनी क्वेश्चंस फॉर मी? पूछ लो यार, कम अपॉर्चुनिटी मिलती है ऐसा, मतलब कि हम आपस में इंटरेक्ट करें और मतलब इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करें, तो बहुत कम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो आप पूछो, अगर आपको कुछ डाउट है, किसी को, किसी ने कुछ कभी नहीं किया हो लाइनक्स में, वो भी पूछ सकता है, कुछ डाउट आ रहा हो मन में तो। नहीं? चलो, तो मुझे लगता है आज की ऑडियंस मेरी बहुत शाई है, लोग बात करने से थोड़ा डर रहे हैं। कोई बात नहीं। नहीं, शाय की बात नहीं, यू एक्सप्लेन इट सो वेल कि देयर आर नो क्वेरीज। यार चलो, तो आई थिंक ये तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है, बट स्टिल यार मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी पूछें। यार हम इसको वन वे नहीं रखना चाहते। देखो, जो जीएनयू मूवमेंट है वही मेरा भी मूवमेंट है, ठीक है। पैसा इज़ नॉट अ इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके पास सॉफ्टवेयर का एक्सेस होना चाहिए। देखो, सबसे बड़ा चैलेंज आपके पास क्या होता है आज की डेट में, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो, अब आप ओपन स्टैक फॉर एग्जांपल सीखना चाहते हो, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप डाउनलोड नहीं कर सकते ओपन स्टैक का सॉफ्टवेयर, राइट। आप रेड हैट के पैक स्टैक के थ्रू तो इंस्टॉलेशन कर सकते हो, रेल पे या फिर सेंटोस पे, बट आप जो ट्रिपल ओ आर्किटेक्चर जिसका कि हम काफ़ी बात करते हैं ओपन स्टैक के अंदर, हम सॉफ्टवेयर नहीं है कि हम डाउनलोड करें और अपना मस्त अपना सीखें उसको, या हम मान लो हमने इंस्टॉल कर लिया, अब हम आगे किसी और को बांट रहे हैं कि लो तुम ले जाओ, तुम भी प्रैक्टिस करो। वो चीज़ नहीं है मार्केट में। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इंफॉर्मेशन शेयरिंग। आप इंटरनेट पे जाओगे, प्लेटफॉर्म्स पे जाओगे, सोशल मीडिया पे, आपको एम्पल ऑफ डेटा मिलेगा, दुनिया भर के डेटा मिलेंगे, इतना मिलेगा कि आप ना उसमें खो जाओगे, आप समझ नहीं पाओगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से बोलेंगे ना कि आपको
समझ में नहीं आएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि कितना सिंपल हम कर सकते हैं, कितना सिंपल शॉर्ट करके और अच्छी तरीके से लोगों को समझा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझा सकें, ताकि उनको भी चीज़ों की नॉलेज हो। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग लाइनेक्स, ठीक है, यूनिक्स तो अब भूल जाओ, यूनिक्स तो पुराना ही हो गया है, मिलेगा भी नहीं सॉफ्टवेयर उसका। लाइनेक्स का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप डाउनलोड करें, अपने लैपटॉप में एक वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करें, बहुत ही कम रैम लगती है, 1 GB रैम आप दे के एक लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं। आप सेंटोस इंस्टॉल कर लो, बहुत बढ़िया है। आप वैसे भी सपोर्ट ख़त्म होने का मतलब ये नहीं कि आपको सेंटोस नहीं मिलेगा, आप सेंटोस डाउनलोड कर लो, आप रॉकी लिनक्स डाउनलोड कर लो और आप उसको इस्तेमाल करो। और आप अपने जो भी आपके डाउट्स हैं ना लिनक्स से रिलेटेड, कि यार कैसे फाइल मूव करते हैं, क्या होता है, कैसे इंटरफेस डाउन करते हैं। मुझे पता है कि एक जो बंदा जो नया फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री में आता है और लिनक्स पे काम करता है, तो उसका बड़ा ड्रीम होता है यार मैं RM-RF चलाऊँ। बट प्रोडक्शन पे ये काम कभी नहीं करना, लीगली तो जाएगा ही जाएगा, आपका क्रेडिबिलिटी भी ख़त्म होगा, ठीक है। आप लैब करना चाहते हो ना, इट इज़ योर डिज़ायर टू डू दिस एक्सपेरिमेंट, तो आप वो एक्सपेरिमेंट अपने लैपटॉप पे एक वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करो, आप उसमें लिनक्स मशीन डालो, देन आप सुबह से शाम तक उसमें RM-RF मारते रहो, फिर दोबारा से इंस्टॉल कर लो। तो आपकी जो दिली इच्छा है सीखने की या कुछ करने की, वो भी आप पूरी कर सकते हो। और जो प्रोडक्शन है वो उसको हम सेग्रीगेट कर रहे हैं, हम कंपनी के किसी भी लीगल चीज़ में नहीं फंसेंगे, ना हम गलत करेंगे, बिकॉज बीइंग अ प्रोफेशनल हम ऐसा काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप इन लिनक्स इंस्टॉल करो, आपको कोई प्रॉब्लम आती है इंस्टॉल करने में, आप मुझसे कॉन्टैक्ट हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। आपको कोई भी हेल्प चाहिए लिनक्स से रिलेटेड, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये सेशन हम आज का ख़त्म करते हैं, एंड आई एम हैप्पी कि मैंने 1 आवर के अंदर ही ये सेशन ख़त्म कर दिया। और उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा आया होगा, ठीक है। ये सेशन को मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यूट्यूब पे इसका मैंने एक चैनल क्रिएट किया है, नॉलेज फॉर एवरीवन। वीडियो अपलोड करके मैं आपको लिंक भेजूँगा। मे भी हो सकता है शायद यार बैकग्राउंड नॉइज़ आए,